लेकिन पहले फिक्र ईरान की, क्योंकि अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को पश्चिमी एशिया रवाना किया है। खमनेई के माथे पर पसीना है, क्योंकि यह जंगी बेड़ा ईरान में वेनेजुएला वाली कहानी दोहरा सकता है। देखिए, आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें पश्चिम एशिया में महाविनाश की आहट है। खमनेई के सिंहासन को हिलाने की कोशिश है और राष्ट्रपति ट्रंप का एक कदम दुनिया में महाजंग की शुरुआत कर सकता है। पश्चिम एशिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है। समंदर में हलचल है, आसमान में नो टाइम है और जमीन पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तेहरान से लगभग 13,000 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में ईरान की 9 करोड़ की आवाम के भविष्य का फैसला होने वाला। यह भीषण युद्ध से ठीक पहले का वो दौर है जब पूरी दुनिया समंदर में तैनात अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरशिप्स के हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। इस बीच ईरान दबाव में और उसे साफ कर दिया कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दी जाएगी। इसका डिटेल हम आपको आगे भी दिखाएंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन साथ ही ट्रंप ने वो कदम उठाया जिसमें खमनेई के पतन के संकेत हैं। समंदर में अमेरिका का सबसे ताकतवर सिपह सालार पोजीशन ले रहा है। न्यूक्लियर ताकत से चलने वाला यह है एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये चलता फिरता युद्ध का वो मैदान है जिसकी आहट से ही कई शक्तिशाली देश भी सरेंडर कर देते हैं। अमेरिका ने अब समंदर का यह शिकारी साउथ चाइना सी से पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया है। यह पश्चिम एशिया में यूएस सेंट्रल कमांड की ओर जा रहा है, जो पश्चिम एशिया, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के 21 देशों को कवर करता है। जरा ध्यान से देखिए इस समंदर के शिकारी की ताकत को। यूएसएस अब्राहम लिंकन निमित्ज क्लास का 5वां एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर 5,680 नौसैनिक और मरीन्स 24 घंटे तैनात रहते हैं। मरीन्स, इस पर 3200 का क्रू भी मौजूद है। इस पर 2,480 एयरविंग से जुड़े लोग तैनात रहते हैं। यह अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई वॉरशिप भी साथ चलते हैं। फ्रिगेट्स होती है, सबमरीन होती है, इसके साथ 3 से 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। इसमें क्रूजर भी शामिल होते हैं जो कमांड और कंट्रोल का काम करते हैं। इसके साथ जो वॉरशिप्स होते हैं ना, उसमें फ्रिगेट्स भी होते हैं, सबमरीन्स भी होते हैं, ऐसे शिप्स भी होते हैं जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम होता है। इस ग्रुप के साथ हमेशा 1 से 2 सबमरीन चलती है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 1 से 2 जहाज भी साथ चलते हैं। यह पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिससे F-35C जॉइंट स्ट्राइक फाइटर्स ऑपरेट होते हैं, यानी रेडार से गायब होकर दुश्मन पर मौत बरसाने की ताकत। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से 1 मिनट में 4 फाइटर जेट टेक ऑफ कर सकते हैं। वो जंप जेट्स होते हैं, ऐसे उड़ते हैं, ऐसे लैंड करते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने साथ 90 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। इसमें अपाचेज भी है, चिनूक्स भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इतनी दूर से लाने का मतलब है कि अमेरिका सिर्फ एक छोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा, वो ऐसा हमला लंबी दूरी के B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स से पर्शियन गल्फ में मौजूद टोमाहॉक मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर से भी कर सकता है। डियागो गार्सिया से उड़ा के भी अटैक कर सकता है। लेकिन पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडो पैसिफिक से हटाकर लाने का मतलब अमेरिका लंबे ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अब अमेरिका के लंबे युद्ध की तैयारी की डिटेलिंग देखिए। ओपन सोर्स इंटेल के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, अमेरिकी सेना 4 स्तर पर हमले की तैयारी कर रही है। पश्चिम एशिया में 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट देखने को मिली है। यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमित्ज तैनात कर दिए गए हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड होमस स्ट्रेट में मौजूद है। होमस स्ट्रेट 9 डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप पश्चिम एशिया में तैनात हैं। 180 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हैं। अमेरिकी डेल्टा फोर्स की पश्चिम एशिया में तैनाती कर दी गई है। वेनेजुएला ऑपरेशन में शामिल सोर भी इराक में डिप्लॉय कर दी गई है।
यानी ईरान पर किसी भी वक्त भीषण हमला हो सकता है। सवाल है कि क्या अमेरिका ने खमेनी के फुल एंड फाइनल का फैसला कर लिया है? डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपने बयानों से दुनिया में उथल पुथल मचा रहे हैं। ट्रंप का अंदाज निराला है। वो धमकी एक देश को देते हैं और हमला दूसरे देश पर करते हैं। यानी ट्रंप डायवर्जन स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं। इस बार भी ट्रंप के बयानों की टाइमिंग कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। ध्यान से देखिएगा। डायवर्जन कहते हैं, और ये डायवर्जन के लिए सुन त्सू की किताब द आर्ट ऑफ वॉर में बड़ा अच्छा कहा गया है कि यह सबसे बड़ी ताकत होती है वॉरफेयर में। ट्रंप ने 2 जनवरी को ईरान को धमकी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिका उनके रेस्क्यू के लिए आएगा। अमेरिका की मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं, लेकिन इसके 24 घंटे बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर दिया और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया। कहानी में ट्विस्ट आगे है, देखते जाइए। और अब से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ही रहेंगे। तो क्या माना जाए, कल या परसों यानी 16 या 17 जनवरी को अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। यह ट्रंप की डायवर्जन स्ट्रैटेजी है, जिसे कई वॉर एक्सपर्ट्स डिकोड करने में लगे हैं। इस बीच ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गया। हमने आपको जिक्र किया था इसका। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अभी लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं। अब यह भी जानना जरूरी है कि ईरान की तैयारी क्या है, क्योंकि यह तो पता होना ही चाहिए। पहले यह मैप देखें ध्यान से। बीच में एक आइलैंड बन गया है और आसपास ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं, है ना? ये ईरान का फ्लाइट रेडार का मैप है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान बहुत बड़े जंग की तैयारी कर चुका है। ईरान ने अपना एयर स्पेस कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया था। एक भी विमान ईरान के आसमान में कई घंटों तक दिखाई नहीं दिया। नोटैम जारी होने के बाद ईरान के आसमान से विमान हट गए। इसके अलावा ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा ईरान ने बिना इजाजत उसके एयर स्पेस में दाखिल होने वाले विमानों पर हमला करने की परमिशन दे रखी। आईआरजीसी ने इस बीच दावा किया है कि उसकी डिफेंस फोर्स किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन किंतु परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि जब ईरान ने नोटैम जारी कर एयर स्पेस में किसी भी विमान के घुसने पर रोक लगाई, तब चीन के 2 विमान ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। फ्लाइट रेडार ने उड़ान का डेटा जारी किया है। चीन के 2 विमानों ने शेंजन से तेहरान के लिए उड़ान भरी। सवाल यह कि क्या चीन भी इस युद्ध में कूदने वाला है? क्या चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है? और कुछ दिन पहले ही रूस के भी 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान में उतरे थे। यानी स्टोरी में ट्विस्ट है। वैसे ट्रंप की धमकियों के बीच आईआरजीसी के चीफ कमांडर ने इजराइल और अमेरिका को तबाह करने की धमकी दी है। कल माजिद मुसावी ने अमेरिका को धमकी दी थी। आज आईआरजीसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ कमांडर ने धमकाया। प्रेस टीवी के मुताबिक, ध्यान से देखें, आईआरजीसी के चीफ कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने वार्निंग दी है, ईरान पर हमला हुआ तो तबाह होंगे इजराइल और अमेरिका। ईरान की सेना निर्णायक और करारा जवाब देगी। आईआरजीसी की सेना हाई अलर्ट पर है। मोहम्मद पाकपुर ने कहा कि ईरानी युवाओं के हत्यारे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, उनसे बदला लिया जाएगा। इस बीच ईरान इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका पर हमले के लिए तैनात कर दी हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी ने इजराइल के 8 एयरफोर्स बेस और मिलिट्री बेस पर हमले की तैयारी कर ली है। मतलब साफ है, ईरान भी अमेरिका से इंतकाम के मोड में आ गया। इतना ही नहीं, अब देखिए जरा, बल्कि ईरान के सरकारी टीवी पर डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसमें ट्रंप पर जानलेवा हमले की एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने ट्रंप की एक तस्वीर दिखाई जिसमें उन्हें गोली लगी थी। इसके साथ ही एक संदेश भी था कि इस बार निशाना नहीं चुकेगा। तो क्या इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के पीछे ईरान का हाथ था? आप भी देखिए ट्रंप को क्या धमकी दी गई। ईरान की धमकियों के बीच इजराइल ने भी अब अपने कई शहरों में आयरन डोम सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इजराइल के कई शहरों में आयरन डोम देखे गए। ईरान से संभावित जवाबी कार्रवाई के डर के बीच आईडीएफ ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने देश में
अतिरिक्त एयर डिफेंस बैटरियां तैनात कर दी हैं। कई जगहों पर लॉन्चर ट्रकों की आवाजाही देखी गई है। यह कोई रूटीन मूवमेंट नहीं है, यह संकेत है कि इजराइल किसी भी रॉकेट, ड्रोन या मिसाइल हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। आयरन डोम को इजराइल की सबसे ताकतवर और भरोसेमंद ढाल कहा जाता है। अब इजराइल के वो शहर देख लीजिए जहां आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया गया है। हाइफा, यरूशलेम, इन दोनों पर पिछली बार हमला हुआ था। नेतन्या, कैसरिया, यहां पर भी हमला हुआ था। तेल अवीव, यहां पर भी हमला हुआ था। और वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में आयरन डोम सिस्टम तैनात किए गए। इसके अलावा इजराइल ने अपना मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया है। इसमें सबसे पहले आयरन डोम ये रॉकेट्स और ड्रोन के लिए है। दूसरे नंबर पर है डेविड स्लिंग, ये मीडियम रेंज खतरों के लिए है। तीसरे नंबर पर एरो सिस्टम, ये बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में खत्म करने के लिए है। यानी इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान या उसके प्रॉक्सी हमला करेंगे तो जवाब आसमान से मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कई फ्रंट खुल सकते हैं। यह जंग सिर्फ अमेरिका या ईरान की नहीं है, बल्कि इसमें ईरान के प्रॉक्सी, चीन और इजराइल भी शामिल हो सकते हैं। अब ईरान और भारत के एक बदमाश पड़ोसी की बात। ईरान और अमेरिका में युद्ध की नौबत तेहरान में हुए प्रदर्शन के कारण, आप सब जानते हैं। लेकिन ये प्रदर्शन क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ अंदरूनी मामला था या बाहरी ताकतों ने कोई साजिश रची? पाकिस्तान का नाम सामने क्यों आ रहा है? क्या ईरान में हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या पाकिस्तान ने बॉर्डर से घुसपैठ कराकर ईरान में नरसंहार करवाया? क्या मुनीर ने ईरान की बर्बादी ट्रंप के इशारे पर लिखी? ये सारे सवालों के जवाब खमनेई भी जानना चाहते हैं और पेजिशकिन भी। हमने इस नजरिए से एक रिपोर्ट तैयार की है जो ईरान में हिंसा के पीछे पाकिस्तान की साजिशों वाली थ्योरी की ओर इशारा करती है। आपको देखनी चाहिए रिपोर्ट। ईरान में बीते लगभग 3 हफ्तों से हिंसा हो रही है। ईरान के लगभग 100 शहर हिंसा की चपेट में हैं। तेहरान से लेकर इस्फहान तक तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी, फायरिंग की तस्वीरें सभी ने देखी हैं। शुरुआत में कहा गया कि मुद्दा महंगाई का है। लोग डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर गिरते रियाल से परेशान हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। तब माना गया कि यह ईरान का अंदरूनी मसला है। लेकिन इसी प्रदर्शन की वजह से ईरान और अमेरिका अब आमने सामने हैं। दोनों देशों में युद्ध छिड़ने की नौबत है। तो क्या यह मामला सिर्फ अंदर का ही है? पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है। दोनों देश आपस में तकरीबन 900 किलोमीटर की सीमाएं साझा करते हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। ईरान में 2500 लोगों की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि पहले हिजाब विवाद, फिर महंगाई और रोजगार की कमी से नाखुश ईरानी लोगों को भड़काने का काम पाकिस्तान से किया गया हो सकता है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में 900 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी एक बीहड़ सीमा है। उसका इस्तेमाल हथियारों या कुमुक या ट्रेंड लोगों को इधर से उधर भेजने के लिए किया जा सके, ऐसे बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने सेंध लगा दी है। ये आतंकी घुसपैठी पाकिस्तान की तरफ से आए हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो, सिक्योरिटी फोर्सेस फिर जबरदस्त कार्रवाई करें और फिर आग और भड़केगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? वो अपने पड़ोसी देश को डिस्टर्ब क्यों करना चाहेगा? तो भारत में भी वो यही नापाक मंसूबा रखता है। ये बात और है कि भारत में उसकी साजिशों वाली दाल गल नहीं पाती। लेकिन यहां बात ईरान की है और रिपोर्ट्स हैं कि ईरान में प्रदर्शनों को भड़काने के लिए पाकिस्तान की सीमा से बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई थी। ये घुसपैठ हाल ही में हुई है। IRGC ने इन्हीं प्रदर्शनों के बीच पूर्वी बॉर्डर पर सीक्रेट इनपुट्स मिलने के बाद एक ऑपरेशन चलाया। इसमें 200 से अधिक संदिग्ध पकड़े गए। उनके पास से अमेरिका इजराइल में बनी बंदूकें और बम बरामद हुए थे। 100% ये पाकिस्तान से आ रहे हैं और किसी के पास नहीं है। ईरानियन इंटेलिजेंस ने भी उनको पकड़ा है और आप कुछ दिनों में सुनेंगे ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी से कहें कि ये सारा सामान पाकिस्तान से आ रहा है। एक बात और गौर करने वाली है, क्या मुनीर ने ईरान में हिंसा ट्रंप के इशारे पर करवाई है? क्या मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान में
दंगे वाली आग लगवाई? क्योंकि 12 जनवरी को एक अमेरिकी जहाज कराची बंदरगाह पहुंचा था। दावा है उस जहाज में वही ऑटोमेटिक हथियार थे जिसे IRGC ने बॉर्डर एरिया से संदिग्धों के पास से जब्त किया है। जानकार ये भी मानते हैं कि ईरान में हिंसा का पैटर्न बिल्कुल बांग्लादेश के जैसा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट किस देश ने करवाया, ISI का क्या रोल था, ये हर कोई जानता है। इसलिए पाकिस्तान पर शक की सुई तेजी से घूम रही है। आगे चलकर मुनीर की साजिशों वाली कई और परतें खुल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान में हिंसा पाकिस्तान के ट्रेन्ड एजेंटों ने भड़काई है। ट्रेन्ड एजेंट्स जो हैं, इस गंभीर आरोप से पाकिस्तान मुकर गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को इसलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और इस्लामिक देश परमाणु शक्ति से लैस हो। फिर पाकिस्तान की मुस्लिम वर्ल्ड में जो अहमियत है वो कम हो जाएगी ना। खैर, मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान को जलाने वाले पाकिस्तानी मोहरे कौन कौन से बताए जा रहे हैं, इन्हें देखना जरूरी है। आइए जरा सोचिए, पाकिस्तान द ग्लोबल हब ऑफ टेरर, पहला नाम जैश अल अदल, काम ईरान में बॉर्डर पोस्ट पर हमले, अपहरण करना, बेस पाकिस्तान का बलूचिस्तान कथित तौर पर। दूसरा नाम अंसार अल फुरकान, काम ईरान में बम धमाके, सुसाइड अटैक करवाना, बेस लिंक अल कायदा और ISI। नेक्स्ट नाम सिपाहा सहाबा, काम ईरान के अंदर शिया सुन्नी दंगे भड़काना, आरोप पाकिस्तान में बैन लेकिन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल का शक है। इस बीच पाकिस्तानी साजिश से जुड़ा एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख असीम मलिक इजिप्ट पहुंच गए हैं। अमेरिका इजराइल की खुफिया टीमों के साथ उनकी मुलाकात की खबरें हैं। ईरान की सुरक्षा स्थिति और भविष्य के हालात पर चर्चा की। असीम मुनीर के आदेश पर ISI चीफ इजिप्ट गए हैं। ईरान में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों से ISI चीफ की मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। ट्रंप ने इस समय दुनिया के कई देशों को अपना दुश्मन या टारगेट बना रखा है। बल्कि ट्रंप के लिए मशहूर यह है कि उनके जितने भी ट्रस्टेड एलाइज हैं वो सभी उनके दुश्मन बन गए। ईरान की स्थिति आपने देख ली। अब आपको ट्रंप के एक और लक्ष्य के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है ग्रीनलैंड, जो फिलहाल नेटो लैंड बनने की कगार पर है। डेनमार्क के अधीन आने वाला वो बर्फीला द्वीप जिस पर कब्जे को लेकर किसी भी दिन अमेरिका और नेटो देशों में बारूदी ज्वाला भड़क सकती है। ग्रीनलैंड के -55 डिग्री तापमान में अमेरिका और नेटो देशों में दुश्मनी का टेम्परेचर कितना तेजी से बढ़ रहा है, शुरुआत इसी से जुड़ी लेटेस्ट डायलॉग बाजी से करते हैं। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। डेनमार्क ने कहा ग्रीनलैंड हमेशा हमारा ही रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कब्जे का अंजाम खतरनाक होगा। और नॉर्वे का ऐलान, हमने ग्रीनलैंड में सैनिक उतार दिया। यह बयानबाजी और यह कदम खतरनाक है। संकेत यही है कि ग्रीनलैंड को लेकर विध्वंसक फैसले हो सकते हैं। अमेरिका से नेटो देशों का टकराव देखने को मिल सकता है और शायद महायुद्ध की चिंगारी भी भड़क सकती है। ट्रंप ग्रीनलैंड हड़पने की जिद पाले बैठे हैं और नाटो देश ट्रंप को सबक सिखाने की योजना बना रहे हैं। ग्रीनलैंड से वायरल ये वीडियो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों से जंगी सामान पहुंच चुका है। ग्रीनलैंड के कंगल लुस्वाक एयरबेस पर दूसरा विमान उतर चुका है। हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान से हथियारों की सप्लाई की गई है। इसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस जैसे नाटो देशों के हथियार शामिल हैं। ग्रीनलैंड में सैनिकों के साथ वॉरशिप, ड्रोन और दूसरे सैन्य संसाधनों की तैनाती की गई है। यूरोपीय देशों के ये हथियार उस समय ग्रीनलैंड पहुंचे हैं जब व्हाइट हाउस में ट्रंप और डेनमार्क के मंत्रियों के बीच हुई बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बैठक के फेल होने के बाद ट्रंप और ज्यादा आक्रामक हो गए। ग्रीनलैंड को अमेरिकी गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर रूस चीन की नजर है। ग्रीनलैंड हमें नहीं मिला तो रूस और चीन ग्रीनलैंड में घुस जाएंगे। रूस चीन के खिलाफ बड़ा कदम सिर्फ अमेरिका ही उठा सकता है। रूस चीन के खिलाफ डेनमार्क कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कभी नहीं कर पाएगा। ट्रंप को लगता है कि ग्रीनलैंड में एक बार अमेरिकी गोल्डन मिसाइल डोम सिस्टम बन गया तो वो इस रास्ते आने वाली रूसी मिसाइलों का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने दिक्कत ग्रीनलैंड और डेनमार्क का ना झुकना है और नाटो देशों में शामिल फ्रांस जैसे ताकतवर कंट्री की खुली चेतावनी भी मुश्किलें पैदा कर सकती है।
क्योंकि मैक्रो ने जहां एक तरफ ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने की घोषणा कर दी है, वहीं ये वार्निंग भी दी है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विनाशक परिणाम होगा। इस तनातनी से ये लग रहा है कि जैसे अमेरिका और नाटो के बीच ही ग्रीनलैंड को लेकर नई जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि डेनमार्क ने ट्रंप के उस दावे को झूठा कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड में चीन के युद्धपोत खड़े हैं। डेनमार्क ने उनसे यह भी कहा कि ग्रीनलैंड 1949 से नाटो का हिस्सा है और ट्रंप को नाटो के आर्टिकल 5 का पालन करना ही होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका और नाटो के इस झगड़े में अब रूस की एंट्री भी हो चुकी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने ग्रीनलैंड को एक ऑफर दिया, कहा कि ग्रीनलैंड चाहे तो रूस में शामिल हो सकता है, यह विकल्प उसके सामने खुला है। यानी इस इंटरनेशनल खेल में अब बड़े खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं और सुपर पावर्स के बीच का यह टकराव महायुद्ध वाली चिंगारी को भड़का सकता है। वैसे आपको एक बात बता दें कि डेनमार्क के लोग अपनी सरकार से त्रस्त थे तब तक जब तक ट्रंप ने एक बात नहीं की। ट्रंप से सवाल पूछा गया डेनमार्क के पीएम को लेकर तो उन्होंने कहा, कौन है पीएम, मैं तो जानता भी नहीं हूं। इस बात से डेनमार्क के लोग भड़क गए हैं और अब वो एक साथ ग्रीनलैंड के लोग भड़क गए हैं कि उनको ग्रीनलैंड के पीएम का नाम तक नहीं पता है और अब वो एक साथ ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क के समर्थन में आ गए। सवाल है कि आखिर ग्रीनलैंड को डेनमार्क की जरूरत क्यों? दरअसल ग्रीनलैंड के लोग राजनीतिक रूप से डेनमार्क से आजाद होना चाहते हैं। वैसे कह सकते हैं थे भी, जब तक ये पूरा घटनाक्रम नहीं हुआ था, लेकिन आर्थिक तौर पर वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था मछली निर्यात पर निर्भर है। निर्यात में 98% हिस्सा मछली और झींगा का। यहां माइनिंग और टूरिज्म से सिर्फ 2 से 5% इनकम होती है। ग्रीनलैंड के 40% लोग सरकारी कर्मचारी हैं। यहां की कुल आबादी सिर्फ 56,000 है। कम आबादी की वजह से निजी क्षेत्र के व्यवसाय ना के बराबर है। यहां तक कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सड़क नहीं है। लोग डॉग स्लेज या फिर नाव से ही सफर करते हैं। हालत यह है कि अगर डेनमार्क अपनी सब्सिडी रोक दे तो ग्रीनलैंड का पूरा सरकारी ढांचा जो है वो ढह जाएगा। डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड को लगभग $500 मिलियन यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए की ग्रांट और सब्सिडी देता है। ये राशि ग्रीनलैंड के कुल बजट का आधा और उसकी जीडीपी का लगभग 20% है। अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को खरीदता है तो ये उसके लिए भी महंगा सौदा होगा। सब्सिडी को जारी रखने के लिए अमेरिका को हर नागरिक पर सालाना करीब 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे। यह अमेरिका के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले बहुत ज्यादा खर्च है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों का खजाना है। दुनिया की नजरें इन्हीं खनिजों पर है, लेकिन वहां माइनिंग शुरू करने के लिए अरबों डॉलर के निवेश और वर्षों के इंतजार की जरूरत है। मछली पकड़ने वाले इस द्वीप को माइनिंग हब में बदलना एक लंबी प्रक्रिया है और इस पर बगैर कब्जा करे भी यह काम अमेरिका कर सकता है, लेकिन ट्रंप है। अगली खबर का मामला राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों है। सेंटर पॉइंट है एक केंद्रीय एजेंसी जो आजकल कुछ राज्यों में रेडार पर है। नाम है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कहीं भी जब केस मनी लॉन्ड्रिंग का होता है तो यही एजेंसी जांच करती है। इसी एक्शन के चक्कर में एजेंसी मुकदमे और विरोध वाला रिएक्शन भी झेल रही है। आज 2 वजह से इसकी चर्चा है। एक तो बंगाल में हुई छापेमारी से जुड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। दूसरा मामला झारखंड का है जहां आज रांची के ईडी दफ्तर में पुलिस जांच के लिए पहुंच गई। ईडी के अफसरों पर पेयजल विभाग के कर्मचारी से मारपीट का आरोप है। दोनों मसलों को लेकर एक एक कर समझेंगे। पहले चलते सुप्रीम कोर्ट, जहां आज ममता बनर्जी बनाम ईडी मामले में तीखी बहस हुई। बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच एजेंसी का पक्ष रखा। यह मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ में सुना गया। सबसे पहले आपको सुनवाई के 5 बिग पॉइंटर्स बताते हैं। पहला, ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक। दूसरा, ईडी अफसरों के खिलाफ अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं। तीसरा, राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरह के काम में दखल देने की छूट नहीं, यह गंभीर मुद्दा है। चौथा, राज्य एजेंसियों की आड़ में अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और पांचवा, केंद्रीय एजेंसियों को किसी पार्टी के चुनावी कार्य में दखल देने का अधिकार नहीं। सरकार और पुलिस को सभी सीसीटीवी डिवाइस और दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया। साथ ही ममता बनर्जी, डीजीपी और राज्य के कुछ अफसरों को नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब 2 हफ्ते में देना। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी
कुल मिलाकर देखें तो अदालत ने एजेंसियों के कामकाज में दखल पर गंभीर टिप्पणी की, जिनमें राज्यों के लिए भी सुझाव है। अब आपको आज की सुनवाई के कुछ अंश भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। किस पक्ष के वकील ने क्या दलील दी, क्या समस्याएं बताई और फिर जज का क्या रिएक्शन रहा। देखिए, एसजी तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि ईडी अफसरों को धमकाया जा रहा है। जहां रेड पड़ी वहां सीएम खुद पहुंच गए और जांच में बाधा डाली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सारी फाइलें जब्त कर ली। यह चोरी है। उन्होंने एक ईडी अधिकारी का फोन तक छीन लिया। यहां तक कि बंगाल पुलिस ने राजनीतिक सदस्य की तरह काम किया है। एक मिसाल कायम करते हुए जो अधिकारी वहां मौजूद थे उन्हें निलंबित करना चाहिए। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र ने पूछा, तो क्या हमें उन्हें निलंबित कर देना चाहिए? फिर एसजी ने जवाब दिया कि सक्षम अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया जा सकता है। मामले की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईडी वहां किस लिए गई थी, क्या जांच चल रही थी। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि ईडी कोयला घोटाले की जांच के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोयला घोटाले की जांच चल रही है। इस पर उन्होंने कहा, हां, कोयला के भुगतान कैश में किया जाता है। लगभग 20 करोड़ कैश आईपैक को ट्रांसफर हुए, इसीलिए 8 जनवरी को कंपनी के 10 ठिकानों में तलाशी ली गई। एसजी तुषार मेहता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हुए हंगामे की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट गए तो बड़ी संख्या में वकीलों को इकट्ठा करके हंगामा करवाया गया, जिसका जिक्र जज ने अपनी टिप्पणी में किया है। एसजी के मुताबिक बकायदा मैसेज भेजकर कहा गया कि कोर्ट को जंतर मंतर बना दो, यानी भीड़ जुटाओ। इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा, क्या वो जंतर मंतर था? एसजी ने कहा, हां, अदालत को जंतर मंतर में बदल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इससे बहुत व्यथित हैं कि हाईकोर्ट को सुनवाई नहीं करने दी गई। इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध जताते हुए कहा कि कोर्ट को सही जानकारी नहीं दी गई है। सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी उपकरण जब्त करने का आरोप झूठा है। सिब्बल ने कहा कि बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है। पार्टी ने 2021 में इस फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमारा मानना है कि ईडी को इसकी जानकारी है। इस पर जस्टिस मिश्र ने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक करवाता है या चुनाव आयोग। जस्टिस मिश्र ने यह भी पूछा कि क्या वही आईपैक है जिससे पहले प्रशांत किशोर जुड़े थे। सिब्बल ने दलील दी कि आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। चुनाव के बीच ईडी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? सिब्बल के मुताबिक जिस कोयला घोटाले की जांच को लेकर रेड का दावा किया गया, उस केस में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था। तब से एजेंसी क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को भरोसा दिया कि पार्टी के कागजात जब्त करने के आरोपों की भी जांच होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कोलकाता में आईपैक दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर पिछले हफ्ते छापेमारी की थी, लेकिन इसी दौरान ममता बनर्जी के वहां पहुंचने से हंगामा खड़ा हो गया। अब इसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि बंगाल में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। Supreme Court has issued only notice and stayed the criminal cases initiated by on the basis of the complaint initiated by the Calcutta police. That has been stayed. Importantly, 2 or 3 observations are there. That one of the important observation in this matter by this Honorable Supreme Court, that when the election is forthcoming, then the interference by the ED to the political parties' affairs is also an important issue to be said. ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल बन चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिल्कुल नहीं है। जिस बेशर्मी से और जिस ब्रेजन तरीके से ईडी विपक्ष के लीडर्स को टारगेट करता है और अब विपक्ष के लीडर्स के साथ जो लोग काम करते हैं उसको टारगेट करता है, मुझे लगता है वो शर्मनाक है। ईडी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ईडी का कन्विक्शन रेट अपने आप में दिखाता है कि ये मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। 2014 के बाद से ऑपोजिशन के खिलाफ 99% केसेस उन्हीं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। बंगाल सरकार बनाम ईडी विवाद अभी थमा भी नहीं है कि आज झारखंड में नई लड़ाई शुरू हो गई है। यहां भी एक तरफ ईडी और दूसरी तरफ राज्य की पुलिस है। रांची में ईडी के रीजनल ऑफिस पर पुलिस रेड करने पहुंची। एजेंसी को 2 अफसरों पर पेयजल विभाग के कर्मचारी संतोष से मारपीट का आरोप है। उनके खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
2 दिन पहले पेयजल विभाग से जुड़े एक मामले में आरोपी अफसरों ने संतोष कुमार से पूछताछ की थी। इल्जाम है कि इस दौरान उससे मारपीट की गई। ईडी ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया, जहां कल सुनवाई हो सकती है। लेकिन झारखंड पुलिस के एक्शन पर राजनीतिक रिएक्शन शुरू हो गया। बीजेपी कह रही है कि झारखंड सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। यानी आप कह सकते सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटालाबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को तर्ज पर रख करके डीजीपी को आज दादा मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया। ये पूरी तरह एक प्लांटेड स्टोरी। अब रांची पुलिस पहले से तैयार बैठी थी कि तुम जाओ माथा फोड़ो, हम एफआईआर करेंगे, और आज रांची पुलिस घेर लेती है। तो घोटालेबाज तो घोटाला करते रहेंगे, फिर ये संस्थाओं का क्या बात होगा। अब थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, बंगाल और झारखंड से निकलकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां आज देश के सबसे महंगे मुंबई के नगर निगम बीएमसी का चुनाव हुआ। बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। कुल 29 नगर निगम के लिए वोट डाले गए। कल सुबह से वोटों की गिनती होगी, हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। टीवी 9 देखते रहिएगा, सबसे तेज जानकारी हम ही देने वाले हैं। लेकिन आज बीएमसी के चलते माया नगरी मुंबई का तापमान थोड़ा बढ़ गया। बीएमसी का जो चुनाव चल रहा था, यहां के सियासी विवाद में ऐसी स्याही गिरी जिस पर राजनीतिक रंग चढ़ते देर नहीं लगी। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये दाग भले ही अच्छे हैं, लेकिन आज इस पर खूब राजनीति हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर चुनाव आयोग तक सबको मैदान में उतरना पड़ा। विवाद की शुरुआत ठाकरे ब्रदर्स के आरोपों से हुई। वो बीएमसी के दंगल में स्याही वाला एंगल निकालना। इस चुनाव ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक मंच पर ला दिया। आज जब राज ठाकरे वोटिंग के बाद बाहर निकले तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाकर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि स्याही पोछो, वापस जाओ, फिर से वोट दो, बाहर आओ। हमें सतर्क रहना चाहिए। अपने भाई का साथ देते हुए उद्धव ठाकरे बोले, स्याही का निकलना गंभीर बात है, इसमें चुनाव आयोग और सत्ताधारी पक्ष की मिली भगत दिख रही है। आरोप गंभीर थे, लिहाजा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना गलत है। यानी ठाकरे ब्रदर्स कह रहे हैं कि मतदान के बाद जो स्याही लगाई गई उसे मिटाकर फिर से वोटिंग की गई। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, धोखा धोखा धोखा, वोट चोरी के बाद मत चोरी, यह बीजेपी की घटिया राजनीति है। इस पोस्ट के साथ शेयर की गई तस्वीर में पुणे के एक बीजेपी दफ्तर को दिखाया गया है, जहां क्लीनर के जरिए उंगली पर लगी स्याही मिटाने का दावा है। इस तरह उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक वोटर केमिकल के जरिए वोटिंग के बाद उंगली पर लगी स्याही को मिटाता दिख रहा है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, देवेंद्र फडणवीस जी, आंख खोलिए और स्पष्ट रूप से देखिए, आप लोकतंत्र का कत्ल खाना चला रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग का भी जवाब आ गया है, लेकिन पहले आपको स्याही पर सियासी फाइट करते। आम्ही आजपर्यंत शाही लावली ना, तू काय लावलं मग तुझं बोर्ड बघणार आहेस का निवडणूक आयोग? शाही पुसा, परत जा, परत मतदान करा, परत बाहेर या, शाही पुसा, हा विकास ठीक आहे. आपण सतर्क करावं. आणि मला असं वाटतं की आपण सर्व पत्रकार बांधव भगिनी, मला आपल्याला पण माझी विनंती आहे की या सगळ्या गोष्टींवरती आपण बारीक करू. शायद ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है, ये तो गंभीर है। और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग और अगर मैं आरोप लगाऊं तो सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। देखिए अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन हर चीज पर इस प्रकार से इशू तैयार करके
मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है, गलत बात है। कहीं मत जाइए, हमने भी टेस्ट किया है, बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आरोप लगे तो चुनाव आयोग सामने आया। महाराष्ट्र चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, स्याही मिटाई नहीं जा सकती, इस पर शक करना गलत है। आयोग ने वोटरों से स्याही मिटाने या हटाने का प्रयास नहीं करने की अपील भी की। मार्कर पेनची शाई ही पुसले जात आहे, अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात एक संभ्रम पसरवला जात आहे। त्याबद्दल माझं सांगणं आहे की ही शाई जी आहे ती इंडेलिबल इंक आहे आणि इंडेलिबल इंक भारत निवडणूक आयोग जी इंडेलिबल इंक वापरतो तीच इंडेलिबल इंक आहे, मात्र ती मार्कर पेनच्या स्वरूपात आहे। आणि हे मार्कर पेनच्या स्वरूपात राज्य निवडणूक आयोग हे 2011 पासून हे मार्कर पेन वापरत आहे आणि यामध्ये ही शाई आहे, ही शाई ॲक्च्युअली पुसली जात नाही आणि विशेष करून ही शाई एकदा लावल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक साधारणतः 12 ते 15 सेकंडमध्ये ती ड्राय होते। या शाई विषयी कुठल्या प्रकारची शंका उत्पन्न करणे किंवा कुठल्या प्रकारचे व्हिडिओ हे बाहेर प्रसारित केले जात आहे। विवाद बढ़ा तो हमने इसकी जांच की। मुंबई में निगम चुनाव के चलते हमारी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद थी। हमारे संवाददाता जेपी सिंह ने कुछ वोटरों से बात की। हमने ये जानने की भी कोशिश की क्या ये स्याही मिटाई जा सकती है। अपने रियलिटी चेक में इसे उंगली से हटाने की कोशिश की, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, लेकिन ये स्याही नहीं मिटी। स्याही विवाद पर ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ दो जेनजीज हैं, दो ऐसी स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं। हम इनसे बात करते हैं। आपने वोट दिया? क्या नाम है आपका? दिया आपने वोट दिया? बिल्कुल। ये दिया के हाथ में जो है स्याही है, हम देखते हैं ये मिट रही कि नहीं। ये देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसको कोई केमिकल लगा के अगर मिटाएं तो बात अलग है, ऐसे उंगली से तो अगर इसको हम मिटा रहे हैं तो ये नहीं मिट रही है। ये देखिए यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं उंगली से मिटाने की, तो ये नहीं मिट रही है। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि शाही मिट जा रही है। एक बार आप कोशिश करेंगे अपने हाथ से मिटाने की? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हमारे को जो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत परमानेंट। आपने देखा यहाँ पर आपने शाही मिटा के देखी? पूछिए। ओके, आपने शाही मिटा के देखने की कोशिश? यस, इट्स ओके, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। आपने देखा? हाँ, अभी जस्ट देखा। सैनिटाइजर लगाकर शर्लिन चोपड़ा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो कोशिश कर रही हैं कि क्या उनकी ये शाही मिटती है या नहीं मिटती है। जैसे कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि शाही मिट रही है। यहाँ पर इन्होंने सैनिटाइजर लगाया है और ये कोशिश कर रही हैं यहाँ पर कि एक रियलिटी चेक जो है वो TV9 भारतवर्ष को दिखाएं। आप देख सकते हैं ये रियलिटी चेक यहाँ पर दिखाया जा रहा है। शर्लिन, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें जब आपने ये रियलिटी चेक किया तो? निशान तो अभी भी है, गया नहीं। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि थिनर या कोई और सोल्यूशन, क्योंकि थिनर से तो नहीं जा रहा है। और फिक्र में अब आपको भारतीय सेना का शक्तिपथ दिखाते हैं, जो पहली बार किसी आर्मी एरिया के बाहर एक रिहायशी इलाके में देखने को मिला है। मौका था 78वें सेना दिवस का, जब जयपुर में 3 किलोमीटर लंबी आर्मी परेड हुई। लेकिन इसकी चर्चा आज भारत से ज्यादा उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन में हो रही है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता वाला संदेश भी है और हिंदुस्तान की मारक क्षमता का ट्रेलर भी है। वैसे तो परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल से सम्मानित करने के साथ हुई, लेकिन इसके बाद घातक हथियारों का वो नजारा दिखा जो दुश्मन के लिए एक मैसेज था कि भारत से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज हमने इसी आर्मी डे परेड पर अपने फिक्र के फैंस के लिए शक्ति, शौर्य और स्वदेशी सत्ता वाला एक पराक्रमी रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन पहले उन जवानों का जिक्र जो दुश्मनों की फिक्र बढ़ाते हैं, जिनका नाम हर तरफ ट्रेंड कर रहा है। नाम है भैरव बटालियन, जिसका फर्स्ट लुक आज दुनिया ने देखा। भैरव बटालियन भारत के उन योद्धाओं की यूनिट है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयार किया गया है। इसके जवान भैरव बटालियन का प्रतीक चिन्ह और आदर्श वाक्य ही दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी है। इसके प्रतीक चिन्ह में एक कोबरा की तस्वीर है और लिखा है भैरव अदृश्य और अदम्य। संदेश है दुश्मन की मौत निश्चित है, जबकि आदर्श वाक्य है अभयम भैरव, मतलब निर्भीक रक्षक। यह पहला मौका था जब भैरव बटालियन किसी परेड का हिस्सा बनी।
भैरव बटालियन को विशेष रूप से हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया। यह आधुनिक तकनीक से लैस सेना की सबसे नई टुकड़ी है जो जमीन से आसमान तक हर मिशन के लिए पूरी तरह ट्रेंड है। इसके पास दुर्गम इलाकों में भी दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता है और इस यूनिट के हर कमांडो को ड्रोन आधारित युद्ध की ट्रेनिंग भी दी गई है। सबसे पहले हम आपको भैरव बटालियन के शौर्य वाली एक न्यूज रील दिखाते हैं। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़-धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन। जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने। सूत्रों के मुताबिक ईरान से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। भारतीयों की वापसी के लिए सरकार ऑपरेशन शुरू करेगी, जिसके तहत कल छात्रों का पहला दल रवाना होगा। ईरान में 10,000 से अधिक भारतीय इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें छात्र, श्रद्धालु, व्यापारी और टूरिस्ट शामिल हैं। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 4.8% पर पहुंच गई, जबकि नवंबर में ये 4.7% थी। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाके में ये दर स्थिर है, लेकिन शहरी इलाकों में बढ़ी है। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ग्लोबल संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की भलाई और कल्याण हमारा संस्कार है। विविधता को भारत ने लोकतंत्र की ताकत बनाया है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां के कुछ वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, इतिहास की हर धरोहर को मिटाकर वो बस अपनी नेम प्लेट चिपकाना चाहते हैं। क्या इसके पीछे फिर से व्यवसायिक मित्रों को फायदा पहुंचाने की मंशा है? सूत्रों के मुताबिक कल यानी शुक्रवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। अध्यक्ष पद का नामांकन 19 जनवरी को, जबकि चुनाव 20 जनवरी को होगा। सूत्र बता रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 19 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए। एक आपत्तिजनक वीडियो पर स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें बुलाया गया था। भगवंत मान ने कहा, उन्होंने अकाल तख्त को कभी चैलेंज नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने जत्थेदार साहब को 25,000 से 30,000 पन्नों की शिकायतें भी सौंपी। उन्होंने कहा कि ये शिकायतें उन लोगों की भावनाओं को दर्शाती हैं जिन्होंने शिरोमणि कमेटी के कामकाज में अनियमितताओं को उजागर किया। पंजाब की जालंधर कोर्ट ने दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के वायरल वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार का मानना है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। ये मामला दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के शेयर किए गए उस वीडियो से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आतिशी पर गुरुओं के अपमान का आरोप लगाया था।